देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोगों ने डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था और एक क्वेश्चन भी शायद, हाँ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, अच्छा अभी लास्ट दिन जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था डिपार्टमेंट का, उसी पे क्वेश्चंस जो है करके देखते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, वैसे ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब देखो ये क्वेश्चन करने से तुम लोग समझोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। मतलब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में दिया है बिकॉज ये जो बिजनेस है वो डिपार्टमेंट जो है वो फॉलो कर रहा है, मतलब डिपार्टमेंट बना के बिजनेस कर रहा है। बट पर्टिकुलरली जैसे डिपार्टमेंट में होता है ना कि खर्चे को अपोर्शन करना, ये सब नहीं है, कुछ और तरीके से ये पूछा है। देखो क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट। जेड लिमिटेड का 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, एंड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। और इन्होंने ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, परचेज का यूनिट में दिया है। ठीक है, और अमाउंट जो है ये टोटल में दिया है। तो इसका मतलब हाँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट का होगा, एक दो पोर्शन होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये देखो डिपार्टमेंट का अपोर्शन करना पड़ेगा। ये जो 6 लाख है ये टोटल परचेज हुआ है। तो डिपार्टमेंट ए, ठीक है, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, ठीक है, ये तीनों में परचेज का कितना कितना अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा। तीनों का यूनिट तो बता दिया है कि कितना कितना परचेज हुआ है, लेकिन हम लोगों को प्रिपेयर करने बोला होगा। अगर हम लोग लास्ट लाइन एक बार देखें, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सेल्स आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, इस तरह के चीज आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज का यूनिट बता दिया, बट हम लोग को आंसर अमाउंट में चाहिए। अमाउंट में बताया है, लेकिन ये टोटल बताया है हम लोग को। पर डिपार्टमेंट वाइज डेटा निकालना पड़ेगा। फिर बोला है सेल्स, सेल्स का यूनिट एज वेल एज जो है प्राइस भी दे दिया है। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं। मतलब ये क्या है, सेल प्राइस पर यूनिट, और ये टोटल यूनिट सेल है। तो इतना यूनिट सेल हुआ है, एक यूनिट इतने करके सेल हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज सेल जो है हमें पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का भी यूनिट दे रखा है, यहाँ भी हमें आंसर रुपीज में निकालना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, सेल करके जो प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट का नाम क्या है, पता है, बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल करके प्रॉफिट अर्न होता है कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट में, सॉरी ट्रेडिंग में लिखते हैं। ट्रेडिंग को क्या, ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल के बारे में क्या बोला है, यानी कि जीपी, ये है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है इन ईच केस, मतलब ये इसका जो रेट है, रेट का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। ए डिपार्टमेंट का परसेंटेज बोला है। ठीक है, अब जैसे देखो परसेंटेज मतलब अगर इन्होंने 100 रुपए का सेल किया है और मान लो परसेंटेज 10% है तो इनका प्रॉफिट 10 रुपीज होगा। अगर इन्होंने 150 का सेल किया है तो इनका प्रॉफिट 15 होगा। अमाउंट चेंज होगा, लेकिन परसेंटेज यानी रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो एज इट इज है सभी के लिए, ये बात हमें बताया है। और बस इतने से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग को प्रिपेयर करके देना है इनका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 2, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द year ended 31 March 2001। यहाँ पर लिखते हैं ए
बी सी और टोटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखते हैं ए बी सी टोटल पर्टिकुलर्स। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हम लोग खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इनका ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? देखो, हम लोग को एक चीज तो पता है ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, बोल सकते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का मतलब स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, उससे अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? Cost of good consumed. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम नहीं, कंज्यूम्ड मतलब खुद कंजम्पशन करना ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड लिखेंगे या Sold. सेल? सेल या सोल्ड जो भी बोलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिक रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक अभी यूनिट में अगर देखें, ए डिपार्टमेंट का देखो, ए डिपार्टमेंट के पास सॉरी, ओपनिंग स्टॉक तो इनका है नहीं, ये परचेज बोल रखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, परचेज लिख देते हैं 6000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 600, ठीक है। और सेल्स किया गया है 6120। एक चीज देखो, यहां से पता चलेगा, पहले ये डेटा देख के ही इनका ओपनिंग स्टॉक जरूर रहा होगा। कैसे? देखो, अगर किसी के पास 6000 रुपीज का स्टॉक परचेस किया हुआ है, क्या वो वहां से 6120 यूनिट बेचने के बाद 600 यूनिट बचा ले? ऐसा पॉसिबल है? सोच के देखो कि अगर किसी के पास 6000 यूनिट है परचेस किया हुआ, तो वो पहला बात तो ये दिमाग में आना चाहिए, वो 6120 सेल कैसे करेगा? कर नहीं सकता है। इसका मतलब उसके पास जरूर ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, तभी वो सेल किया है, और उसके बाद भी उसका स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब काफी अच्छा खासा ओपनिंग स्टॉक था, फिर उसमें परचेस जुड़ा, फिर उसमें से उन्होंने सेल किया, उसके बाद भी इनके पास 600 यूनिट बच गया। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा। कैसे करके कैलकुलेट करें? 6000 माइनस 600, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6120। 480. हाँ कितना आ रहा है? मेरा गलत आया ना, 720. 720 आ रहा है, हाँ। तो 720 जो है ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि इनके पास ये ए डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, बी का भी है कि नहीं देख लेते। देखो, बी के पास 12000 यूनिट था, उसमें से 11520 बेच दिया, तो बेच सकता है, ये तो हम लोग देख सकते हैं। देखो, किसी के पास 12000 यूनिट है तो उसमें से वो 11520 बेच सकता है। उसके बाद उसका क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा 480, बट यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 960, मतलब ज्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब पहले से कोई स्टॉक रहा होगा, और पहले से जो स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, यानी डिपार्टमेंट बी का भी ओपनिंग स्टॉक है। सी का है क्या नहीं देखते, ये यहाँ से ही पता चल जाएगा। 14400 यहाँ पर परचेस किया था, सेल कर दिया 14976, तो जरूर ज्यादा स्टॉक था तभी इतना सेल किया, उसके बाद भी इतना क्लोजिंग स्टॉक रखा। मतलब तीनों डिपार्टमेंट के पास अपना अपना ओपनिंग स्टॉक है, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि पहला बात है कि मुझे डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके अलावा भी और एक चीज है कि हम लोग यूनिट में तो यहाँ कैलकुलेट करके देख रहे थे, उसे अमाउंट में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टू परचेस ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, परचेस का भी हमें वर्किंग नोट चाहिए, क्योंकि परचेस का यूनिट दिया हुआ है, अमाउंट टोटल में दिया हुआ है, तो टोटल में लिख सकते हैं 6 लाख। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअली लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि हम लोगों को इंडिविजुअल अमाउंट मिल जाए, ठीक है। परचेज हो गया। अच्छा, सेल्स, बस एक सेल्स एक लौता ऐसा आइटम है यहाँ पर जो कि हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी वर्किंग नोट बना के वहां से हम लोग पुट कर देंगे, ये बन जाएगा, ये वर्किंग नोट जो है जल्दी बन जाएगा, यहाँ से पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर ये सारी चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आना है वही आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, मुझे पता है, तो मैंने एक बार लिख दिया तो इसलिए बता दिया, तुम लोग चेक करके देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर लॉस भी आता है तो इधर जगह है, हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हम ना इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते, क्योंकि सेल को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। हम नंबर बदल देते हैं, वर्किंग नोट 1 मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ पर निकालेंगे हम लोग सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट का। कैसे निकालेंगे? यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, 6120 इंटू 40 सेल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, 11520 इंटू 45, 14976 इंटू 50, 6120 इंटू 40, 2,44,800, 11,520 इंटू 45, 5,18,400, और 14,976 इंटू 50, 7,48,800। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, 7,48,800 और 5,18,400, 2,44,800। टोटल भी कर लेते हैं, 2,44,800 प्लस 5,18,400, 15,12,000, ठीक है, 15,12,000। अच्छा, यहाँ पर टोटल का भी एक कॉलम कर लेते हैं, 15,12,000। सेल्स वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हम लोग को एक चीज बता रखा है कि जो स्टॉक परचेस किया गया है उसका यहाँ पर परचेस प्राइस दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, ठीक है, जो स्टॉक परचेस किया गया है। अब जो स्टॉक परचेस किया गया है उसका अगर हम लोग सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो एक चीज समझो, यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली परचेस कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? परचेस कॉस्ट कैसे निकलेगा? जितना यूनिट परचेस हुआ है, जैसे कि ए डिपार्टमेंट का देख लो 6,000, इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा परचेस प्राइस पर यूनिट, तभी तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर हमें परचेस प्राइस पर यूनिट चाहिए, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है, सोच के देखो, सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है। सेल प्राइस कैसे बनता है? सेल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम लोग ये 40 रुपीज सेल प्राइस से प्रॉफिट कितना है ये जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ए डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है, मतलब परचेस कॉस्ट पता चल जाएगा। फिर हम लोग उसे 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब उसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, जो प्रोडक्ट परचेज हुआ है इतना इतना यूनिट, उसका परचेज कॉस्ट पता है टोटल, ठीक है। अब हम लोग को टोटल में जाना पड़ेगा, ये मैंने पर बेसिस पे बता दिया। तो टोटल सेल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट पता है 6 लाख, लेकिन ये कौन से वाले यूनिट का है? ये यूनिट का है। तो इसी यूनिट को अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो उसका टोटल सेल्स वैल्यू कितना होगा? ये हम लोगों ने जो सेल्स वैल्यू निकाला है इसमें मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन ये सेल्स वैल्यू से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो हम लोगों ने सेल किया है इसका परचेस प्राइस हमें नहीं पता। ये जो इतना यूनिट हम लोगों ने सेल किया है इसका एग्जैक्ट परचेस प्राइस हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें सिर्फ 6,000 इंक्लूड नहीं है, कुछ और भी इंक्लूडेड है जो ओपनिंग स्टॉक से आया होगा, ठीक है, या फिर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है परचेस से कम है, वो तो हमें नहीं पता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया है ये अगर सेल हो जाता तो इसका कितना हम लोग का कॉस्ट प्रॉफिट आता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हम बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, सेलिंग
प्राइस ऑफ यूनिट परचेज, ठीक है। जो भी यूनिट हम लोगों ने परचेज किया है उसका सेलिंग प्राइस क्या है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं ए बी सी, तीन डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में हम लोगों ने कितना कितना यूनिट परचेज किया है, 6000, 6000, 12000 और 14400। अब सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, 40, 45, 50, ये तो पर यूनिट है ना, तो हम लोग इस पे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है कि जो यूनिट हम लोगों ने परचेज किया वो अगर हम लोग सेल कर देते तो सेल वैल्यू कितना होता। इससे क्या बेनिफिट होगा अभी लिखने से ही पता चलेगा। देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 24, 2,40,000। $7,20,000। 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट परचेज, जितना हम लोगों ने परचेज किया था उसका सेल्स वैल्यू, जो परचेज किया वो अगर बिक जाता तो उसका सेल्स वैल्यू कितना होता है, मतलब अगर बिकता है, ठीक है, बिका भी है लेकिन हम लोग इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इसका हमें परचेज प्राइस पता है, ये जो है ये इसका सेल वैल्यू निकाला, इसका परचेज प्राइस पता है। अगर सेल से परचेज लेस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो ये हो गया सेल्स वैल्यू, इससे अब हम लोग लेस करेंगे परचेज, यहाँ पर ही करते हैं तो समझ में अच्छे से आए। यहाँ पर इससे लेस करेंगे टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट परचेज 15 लाख माइनस परचेज कॉस्ट 6 लाख, तो माइनस करने से आएगा 9 लाख। ये क्या आ गया, ये आ गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ यूनिट परचेज। जो यूनिट हम लोगों ने परचेस किया है उसको अगर हम लोग बेच देते हैं तो हमारा ये 9 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज बोला था कि इनका जो जीपी रेशियो है वो सारे डिपार्टमेंट के लिए यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो जीपी रेशियो कितना हो जाएगा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ये हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने बचपन में भी किया है, इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जब इंश्योरेंस क्लेम किया तब भी हम लोगों ने ये वाला चीज देखा, ठीक है। तो जीपी कितना है, जीपी है हम लोग का यहाँ पर 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। सेल्स वैल्यू जिसपे 9 लाख प्रॉफिट कमाएंगे उसका सेल्स वैल्यू कितना है, 15 लाख। अच्छा, उसका सेल्स वैल्यू कितना है, देखो 15 लाख इंटू 100, ठीक है। जीपी रेशियो निकल जाएगा, तो 9/15 इंटू 100 करके देखते हैं, 60% आ रहा है, ठीक है। तो ये 60% जीपी रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज सभी डिपार्टमेंट के लिए एक जैसा है ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज कुछ भी अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग परचेज या ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, परचेज का तो हमें देखो यूनिट दे रखा है लेकिन हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए परचेज का, वो अभी हम लोग इसके बाद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइस स्टेटमेंट, ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर पर यूनिट कॉस्ट, ए बी और सी। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दिया है, क्वेश्चन में बता दिया है, देखो 40, 45, 50, 40, 45 और 50, ठीक है। यहां से लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 60%, ठीक है। तो
सभी का 60% करके है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, यहाँ पर हम लोग के पास एक टोटल परचेज प्राइस था, जितने यूनिट का टोटल परचेज प्राइस था उतने यूनिट का हम लोगों ने टोटल सेल प्राइस निकाल लिया। कैसे, क्योंकि हमें हर एक डिपार्टमेंट का पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन था, उसको यूज करके निकाला। फिर दोनों का डिफरेंस, सेल प्राइस से परचेज प्राइस को लेस करने से जो प्रॉफिट आता है वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसका हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। अब इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखो जीपी बोल रहा है 60% ऑन सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सेल पे प्रॉफिट, ठीक है। तो 40 रुपीज पे 60% यानी 24 रुपीज होगा। 45 पे 60% देखते हैं कितना होता है, 27 हो गया, ठीक है। 50 पे 60 यानी 30 रुपीज हो गया, ठीक है। अब तीनों का डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परचेज कॉस्ट 16, 18, 20। ये क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल गया परचेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट निकला। हम लोग के पास परचेज कॉस्ट था, बट कैसे था, टोटल में था। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, पर यूनिट। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करने के लिए हमें पर यूनिट चाहिए। अब जैसे परचेज कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं परचेज का, ठीक है। तो इसका हम लोग दे देते हैं वर्किंग नंबर 2, ये 3, और नेक्स्ट लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर लिख देते हैं परचेज प्राइस ए डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा, ए बी सी इंडिविजुअली निकालेंगे। 6000 इंटू 16, 12,000 इंटू 18 और 14,400 इंटू 20, 96,000, 12 इंटू 18, 2,16,000, और ये हो गया 2,88,000, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग ये लिख सकते हैं परचेज प्राइस कितना है वर्किंग नोट नंबर 4 से, मतलब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, कितना कितना आया लिखते हैं। पहला वाला आया 96, 2,16,000, 2,88,000, 96, 2,16,000 और 2,88,000। टोटल करके देख लो, 6 लाख ही आ जाएगा, आना ही चाहिए। देखो अगर नहीं आता है तो हमारा ही कोई गलती होगा। यहाँ पर 2,16,000 प्लस 2,88,000, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज का परचेज का हमारा कॉस्ट निकल गया, जो मतलब टोटल में तो हमारे पास अवेलेबल था बट इंडिविजुअली नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का हम लोग को पहले यूनिट भी निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, इसके बाद इसको वर्किंग नोट नंबर 5 दे देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को यूनिट गिवन है। तो वर्किंग नोट नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो 40 सेल प्राइस है, ठीक है, और मार्केट प्राइस मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस 16 है, तो हमें 16 से ही वैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो 45 सेल प्राइस है और 18 कॉस्ट प्राइस है, तो 18 से ही करना पड़ेगा। 20 और यहाँ पर 50, तो ये 20 से होगा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 600, 960, 36, 600, 960 और 36, ये यूनिट में हम लोग को गिवन है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया 9600। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 960 इंटू 18, 17,280, 36 इंटू 20, तो ये हो गया 720, ठीक है। 9,600, लास्ट वाला आया 720। अच्छा, ये मिडिल में आया 17,280, 17,280।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। 27,600, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सभी डिपार्टमेंट का जो है परसेंटेज सेम है। परसेंटेज हम लोग निकाल चुके हैं, ये आ गया 60%। अब इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे भी 60%। ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे होता है, तो एट द रेट ऑफ 60% करके यहाँ पर सभी वैल्यूज पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 244800 इंटू 60%, 146,880, 146,880। अच्छा, यहाँ पर 5,18,400 इंटू 60%, 3,11,040, 7,48,800 इंटू 60%, 4,49,280। टोटल कर लेते हैं। 9,07,200। बस बचा है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का यूनिट भी निकालना पड़ेगा और कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6। ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट एंड वैल्यू, दोनों में ही निकाल लेते हैं। अच्छा, ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी 3 डिपार्टमेंट था। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखवाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज, ठीक है। तो या फिर ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने बताया, वो याद रखने में आसान रहता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं पता, परचेज हम लोग को पता है, परचेज है 6,000। क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक है 600। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 6120। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक आया था शायद 720। देख लेते हैं एक बार, 6,000 माइनस 600 माइनस 6120, 720, ठीक है। ये यूनिट में आ गया। अब वैल्यू में निकालेंगे तो कैसे होगा, ये यूनिट हो गया, वैल्यू में निकालने के लिए इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 16 रुपीज करके ए डिपार्टमेंट का, इंटू 16, 11,520, 11,520 ये हम लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी डिपार्टमेंट का देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सीओ जीएस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज है यहाँ पर 12,000, क्लोजिंग स्टॉक है 960 इक्वल टू सीओजीएस है 11,520। तो ओपनिंग स्टॉक कितना निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया 11,520, ये है, ठीक है। अच्छा, 11,520, ये इधर 12,000 माइनस हो जाएगा और 960 ऐड हो जाएगा, 480।
ये निकल के आ रहा है 480 इंटू 18 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट 8640। तो ये आ रहा है 8640। और लास्ट वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS। ओपनिंग स्टॉक प्लस 14,400 क्लोजिंग स्टॉक 36 COGS 14,976 ओपनिंग स्टॉक 14,400 माइनस 36। ये जितना भी आया ये अगर उधर चला जाता है माइनस हो जाएगा 14,976। तो ये 612 आ रहा है। ठीक है, और 612 इंटू वैल्यू ये वाला कितना है 20। $12,240 लिख लेते हैं। 12,240 8640 11520। $32,400। ठीक है, बस अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉर्मली या तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं या फिर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं या ग्रॉस लॉस जो भी आता है। लेकिन इसमें तो सारी चीज हम लोगों ने वर्किंग नोट से ही पुट किया है, तो हम लोग का टोटल जो है वो दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। देख लेते हैं 244,800 प्लस 9600 2,54,400 5,18,400 plus 17,280 5,35,680 748,800 plus 720 7,49,520 और 15,12 27,600 15,39,600। ठीक है, इधर भी इतना हो रहा है कि नहीं, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 32,400 माइनस 6,09,07। हाँ, तो ये सेम आ रहा है 15,39,600। अच्छा, इधर टोटल आया है 74,9520। अगर ये माइनस करने से 0 हो जाता है तो ये सही आया, देख लेते हैं। लिख लिया मैंने, सही होगा। 12,240 माइनस 2,88,000। इतना ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा इधर है 535,680 माइनस 8640 माइनस 2,16,000। हाँ, सही है। ठीक है, और इधर 2,54,400 माइनस 11,520 माइनस 96,000। ये क्या होगा? 2,54,400 माइनस 11,520 माइनस 96,000 1,46,880। हाँ। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने जैसे बोला था ना, ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट का है, लेकिन इसमें हमें पूरा जो है फाइनल अकाउंट्स का एक नॉलेज जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखो, वैसे भी हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट करें तो ट्रेडिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स ही कर रहे हैं, तो हमें फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। तो ही ये वाला क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो डिपार्टमेंट में अपोर्शन वाला क्वेश्चन होता है उतना उस तरीके का नहीं है। हाँ, अपोर्शन हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक का फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका अपोर्शन कर रहे हैं कि ABC का कितना है, परचेज का। ठीक है, लेकिन इसका तरीका बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? क्वेश्चन में हमें सेल्स वैल्यू के लिए यूनिट एज वेल एज सेल्स का यूनिट एज वेल एज
सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया था, उससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेल्स वैल्यू, यहाँ पुट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दिया हुआ था, बट क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए था। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने पहले टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि सभी डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा था। तो कैसे निकाले, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस सिर्फ परचेज यूनिट का था, तो परचेज यूनिट का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उससे प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग परचेज यूनिट को अगर सेल कर देते तो कितने में सेल होता, उससे परचेज प्राइस का कॉस्ट को माइनस कर दिया, जैसे होता है सेल से अगर कॉस्ट को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेल से कॉस्ट को लेस कर दिया। कॉस्ट किसका था, ये कुछ इतने इतने यूनिट परचेज हुए थे, उसका कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल था 6 लाख, ठीक है। अब यही यूनिट अगर सेल होता है तो कितना सेल वैल्यू होगा 15 लाख, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और दोनों को माइनस करने से 9 लाख जो है प्रॉफिट आया। उससे हम लोगों ने जीपी रेशियो निकाल लिया, फिर उस रेशियो के हेल्प से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाल लिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था। और जैसे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकल गया, परचेस प्राइस भी निकल जाएगा, मतलब परचेस का वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू भी निकल गया, लेकिन वहां ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट मिसिंग था, तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का वर्किंग नोट काफी ज्यादा है, जबकि सोल्यूशन का पार्ट छोटा सा है, मेन चीज सारे वर्किंग नोट में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 2 था, ये कंप्लीट हो गया। इलास्ट्रेशन 3 भी हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए पहले हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर पहले सीखते हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हम लोग रिटेल बिजनेस करते हैं तो फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो जो है सेमी फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, आधा बना हुआ चीज जो आगे जाके दूसरा डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कैसे होगा, देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ट्रांसफर हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उनका ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे मान लो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, ठीक है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस केस में कैसे होगा, पहले मार्केट से रॉ मटेरियल लाया जाएगा, ठीक है। मार्केट से सपोज रॉ मटेरियल लाया गया, ये मैंने रॉ मटेरियल लिखा है, ठीक है। अच्छा, वो एक्स डिपार्टमेंट पहले एज एन इनपुट यूज कर रहा है, ठीक है, इसे इनपुट की तरह यूज करेगा, फिर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा उससे कुछ ना कुछ तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उस आउटपुट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा वाई डिपार्टमेंट में। कैसे, ये इनका आउटपुट जब इनमें ट्रांसफर होगा तो ये हो जाता है इनके लिए इनपुट, ठीक है। जब एक्स डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो जब वाई डिपार्टमेंट में जा रहा है तो ये हो गया वाई डिपार्टमेंट के लिए इनपुट। अब वाई डिपार्टमेंट का भी कुछ ना कुछ प्रोसेस के बाद आउटपुट आएगा, ठीक है। अब वो आउटपुट अगर जेड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा तो जेड डिपार्टमेंट का इनपुट ये हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला है एक्स डिपार्टमेंट मार्केट से इनपुट ले रहा है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वाई को ट्रांसफर कर रहा है, तो वाई डिपार्टमेंट को इनपुट एक्स से मिल रहा है, ठीक है। और वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो जेड को दे रहा है, जेड डिपार्टमेंट को इनपुट जो है वो वाई डिपार्टमेंट से मिल रहा है। एट लास्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 ही डिपार्टमेंट बनाए तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग का मिल गया आउटपुट, यहाँ जेड डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद और कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ये अजम्पशन ले रहे हैं कि यहीं पर प्रोसेसिंग खत्म, तो ये फिनिश गुड्स बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये फिनिश गुड्स हम लोग सेल कर सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर्स है, इनको हम लोग ये क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। ये फिनिश गुड्स इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है क्या वाई डिपार्टमेंट सिर्फ एक से ही इनपुट लेगा, मार्केट से नहीं ले सकता है,
ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता है, जेड भी मार्केट से ले सकता है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने आप को ऑपरेट कर रहा है। क्या वाई डिपार्टमेंट ऐसा कोई काम कर रहा है जो सिर्फ एक से इनपुट लेने से हो जाएगा, तो वो सिर्फ एक से ही इनपुट लेगा, मार्केट से नहीं लेगा। लेकिन अगर मार्केट से लेना पड़ेगा तो वो मार्केट से भी ले सकता है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब ये मार्केट से नहीं खरीद सकते, खरीद सकते, मार्केट से भी खरीद रहे हैं एज वेल एज जो है दूसरे डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं। दोनों चीज साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, कोई एक चीज भी हो सकता है। अगर देखो एक से वाई नहीं ले रहा है तो फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का कंसेप्ट तो आएगा नहीं। या तो वाई एक से भी ले रहा है, मार्केट से भी ले रहा है, या फिर सिर्फ एक से ले रहा है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक से ले रहा है तो फिर वो मार्केट से कभी नहीं ले पाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ये जो है यहाँ पर कोई अगर रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर है तो या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, रिटेल मार्केटिंग भी करता है, तो कैसे होगा? देखो जैसे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट जैसे मैंने बोला एक्स है, दूसरा डिपार्टमेंट वाई है, तीसरा जेड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्स, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मैंने बताया, पहले इसको थोड़ा सा बताते। अगर एक्स जो भी परचेस करना है वो मार्केट से ही करता है, एक्स को जो भी इनपुट चाहिए वो मार्केट से ले रहा है, वाई को जो इनपुट चाहिए वो भी मार्केट से ले रहा है, जेड को जो भी इनपुट चाहिए वो मार्केट से ही ले रहा है, आपस में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, अगर नहीं हो रहा है तो वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये बात क्यों पहले बता दिया, जैसे मैंने बोला ना, अगर एक चाहे वो मार्केट से तो लेगा ही, क्योंकि इसके आगे तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं, तो इसको मार्केट से ही लेना पड़ेगा इनपुट। वाई इनपुट एक से भी ले सकता है और चाहे तो मार्केट से भी ले सकता है, मार्केट से भी इनपुट कलेक्ट कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है। और जेड जो है अगर उसको कुछ मार्केट से इनपुट चाहिए, मतलब उनको जो इनपुट चाहिए वो अगर मार्केट में मिल रहा है एज वेल एज वाई से भी मिल रहा है, तो वो भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट से ही सिर्फ ले रहे हैं, अपने अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। ऐसे डिपार्टमेंट का जो कंसेप्ट है इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। हम फिर से एक बार बता देते हैं, देखो यहाँ पर मैंने दो चीज बताया, ठीक है, सब मतलब मैंने एक पॉइंट बोला ना, इसीलिए मैंने इसको दोबारा ड्रॉ कर दिया। अगर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, सिर्फ मार्केट से जो है इनपुट ले रहे हैं, तो ये हो जाता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। लेकिन आपस में ट्रांसफर ले रहे हैं प्लस मार्केट से भी ले रहे हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा। अगर सिर्फ अपने अंदर ही ट्रांसफर लेते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा, ठीक है। दो डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर होने से मतलब है, इसके अलावा अगर वो लोग मार्केट से ले रहे हैं ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट तभी कहलाएगा जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं होगा इंडिपेंडेंट के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब नो ट्रांसफर बिटवीन each department or a transfer of और ए, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, ठीक है, और ए ट्रांसफर ऑफ नेग्लिजिबल वैल्यू, ठीक है, या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है तो भी इंडिपेंडेंट माना जाता है, ठीक है। मतलब इतना कम अमाउंट का ट्रांसफर हो रहा है कि वो हम लोग ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं, चलो ठीक है, मतलब ऐसे मानेंगे चलो दे दिया कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब बहुत कम ट्रांसफर होने से जो है उसे उसे भी हम लोग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मान सकते हैं, या तो जीरो ट्रांसफर या फिर नेग्लिजिबल वैल्यू का ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ट्रांसफर जो है दो तरीके से हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस दो तरीके का होता है, एट कॉस्ट प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। अच्छा, ये इनवॉइस प्राइस
कब किया होगा तुम लोगों ने? जब कभी कंसाइनमेंट किया होगा तो ये कंसेप्ट सीखा होगा तुम लोगों ने। इनवॉइस प्राइस जब कंसाइनर कंसाइनी को लोडिंग यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा के कॉस्ट प्राइस को ज्यादा बढ़ा के भेजता है, भेज रहा है, बेचता नहीं है, भेजता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये लोडिंग क्यों बोला जाता है? इसमें कॉस्ट के ऊपर कुछ भी एड ऑन करने से उसे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। इसे लोडिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी को तो बेच नहीं रहा है कि प्रॉफिट कमा रहा है, जो स्टॉक प्राइस बढ़ाया है वो उनको ट्रांसफर इसीलिए उस प्राइस में करता है ताकि उनको रिवील ना हो कि इनका एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट प्राइस को रिवील कर देंगे तो इनको डायरेक्टली पता चल जाता है कंसाइनी को कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनवॉइस प्राइस जो है इसका मतलब हम लिख देते हैं कॉस्ट प्लस लोडिंग। ठीक है, लोडिंग का मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगा के स्टॉक को ट्रांसफर करना। ठीक है, अब कौन से प्राइस में ट्रांसफर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड डिसाइड करते हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कौन से प्राइस में स्टॉक भेजेगा। तो किस तरीके से भेज सकते हैं? मान लो 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अगर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदेगा। अगर वो ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स मार्केट से खरीदेगा। ठीक है, मार्केट से एक्स जो है वो रॉ मटेरियल भी खरीद सकता है, वो फिनिश गुड्स भी खरीद सकता है। डिपेंड कर रहा है कि वो मैन्युफैक्चरर है या फिर मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल, और अगर ट्रेडर है या रिटेल बिजनेस जो भी बोलो तो वो फिनिश गुड्स खरीदेगा। ठीक है, अच्छा ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा जो भी खरीद रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मैन्युफैक्चरर है कि वो ट्रेडर है। ये इनपुट हो गया। अब ये जो इनपुट है ये ये क्या कर सकते हैं? अगर मैन्युफैक्चरर है तो प्रोसेस करके जो आउटपुट आएगा वो वाई में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर वाई जो है जेड को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। अच्छा, अब एक्स जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच सकते हैं, जैसे वो वाई को बेच रहे हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच सकते हैं। वाई भी जैसे जेड को भेज रहा है वो डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच सकता है अगर उसके पास ऐसा कोई फिनिश गुड्स आ रहा है जो कि सेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपस में ही ट्रांसफर करेंगे, ये चाहे तो इंडिविजुअली भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। ये तो वैसे ही कस्टमर को बेचेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली बेच सकते हैं। अब ये सारी चीज ना डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। जैसे मान लो अगर इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि एक्स को जो भी प्रोडक्ट बेचना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही बेचना है, वो बाहर किसी कस्टमर को नहीं बेच सकता है, बाहर बेचने का परमिशन सिर्फ जेड को है, तो सिर्फ जेड ही बेचेगा। लेकिन हम पूरा कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि एक्स जो है डिपार्टमेंट वो ऐसा नहीं है कि वाई को ट्रांसफर कर रहा है तो मार्केट में नहीं बेच सकता है, बेच सकता है। डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन किस लेवल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्स चाहे तो कस्टमर को डायरेक्टली बेच सकता है, यहाँ पर कस्टमर को सेल करना हो गया, और वाई को भेज रहा है, वाई को सेल नहीं भेज रहा है। अब भेज भी सकता है सेल भी कर सकता है, ये भी चीज आ रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफर प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। ये भी जो है इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब एक्स को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि एक्स को जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको प्रॉफिट लगा के यानी इनवॉइस प्राइस में भेजना है, प्रॉफिट या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लोडिंग लगा के वाई को भेजना है, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे मान लो कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज का यहाँ पर सॉरी ऐसे करते हैं यहाँ पर 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के 120 में ये प्रोडक्ट को वाई को देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जो भी इनके पास इनपुट है उसको इस तरीके से देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये कौन सा प्राइस हो गया? ये इनवॉइस प्राइस हो गया। अगर सिर्फ 100 रुपीज में ही ट्रांसफर करने बोले, जैसे मान लो ये कॉस्ट है, इसी में अगर ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर दिया गया वाई को 100 रुपए में। ठीक है, वाई ने वो भी ट्रांसफर कर दिया फिर इनको 100 रुपए में। ठीक है, अच्छा अब कस्टमर को बेच दिया गया, तो कस्टमर को तो और 100 रुपए में नहीं बेचा जाएगा। मान लो कस्टमर को जेड बेच रहा है 120 रुपीज में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर इनवॉइस प्राइस में बोला गया है, ठीक है, अगर इनवॉइस प्राइस पे बोला गया है तो कैसे होगा? इनवॉइस प्राइस में जैसे ये 120 में इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट एड ऑन हुआ यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो प्रॉफिट 20 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट 20 रुपीज एड ऑन हुआ क्योंकि एक्चुअली ये
ऐसे करके करते, देखो इनवॉइस प्राइस 120 ऐसे लिखते हैं तो समझने में आसानी हो जाए। हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर इनवॉइस प्राइस में भेज रहा है, मान लो इनवॉइस प्राइस 120 सोचा है तो 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के भेजा जा रहा है, ठीक है। 100 का 120 रुपीज प्रॉफिट लगा के 120 में बेचा जा रहा है। अच्छा, अगर इन्होंने अपना स्टॉक 120 वाला इनको 140 में ट्रांसफर किया है तो कितना प्रॉफिट लगा है? 20 रुपीज प्रॉफिट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 भी कर सकते हो, 100 में 20 प्रॉफिट लगा है, ये इनवॉइस प्राइस, ये कॉस्ट में है। 100 का चीज 100 में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो 100 का चीज 100 में ट्रांसफर हो रहा है, 100 का चीज 120 में ट्रांसफर हो रहा है, फिर 100 का 100 में, 120 का 140 में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लगा लगा के भेज रहा है। क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह से प्रॉफिट लगा के बेच सकता है? हाँ, बेच सकता है। इसमें बेनिफिट क्या है देखो, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग तो उतना ही होगा। जैसे मान लो अब इन्होंने ये सेल कर दिया है, सपोज ये जेड डिपार्टमेंट है, इन्होंने मार्केट में इसे सेल किया है कस्टमर को 160 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपीज, ठीक है। तो एक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट बताएगा 20, वाई डिपार्टमेंट बोलेगा 20, जेड डिपार्टमेंट बोलेगा 20। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का 20 20 20 यानी 60 रुपीज का प्रॉफिट है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का हाँ 60 रुपीज का है। ये देखो 100 का चीज अगर 160 में बिक जाएगा तो 60 रुपीज का प्रॉफिट है। ये बात सही है कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट तो 100 रुपीज में खरीदा गया था, उसको 160 में अगर बेचा जाएगा तो ऑब्वियसली 60 रुपीज का प्रॉफिट तो है। तो ये 60 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली इनसे पूछेंगे तो ये बोलेगा 20, ये 20 और ये 20 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा बोलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को यहाँ पर एक जो है और एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर एक अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा। मतलब इतना तो तुम लोग को समझ में आया होगा अभी तक कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या होता है। जब भी कोई डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअली काम कर रहा है तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अगर ट्रांसफर भी हो रहा है और मार्केट में भी बेच रहा है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब ट्रांसफर प्राइस दो तरीके का हो सकता है, कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है। अभी इतना ही समझो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस। हाँ, हम एक चीज जो बता रहे थे कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों प्रॉफिट लगा के भेज रहे हैं। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी सोचता है कि अगर एक्स को ये मोटिवेशन दिया जाए कि आप जो है कस्टमर को भी बेचो बाहर और अपने डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट लगा के बेचो, तो उनमें एक मोटिवेशन आ जाता है। और उनके मान लो एक्स डिपार्टमेंट में एक मैनेजिंग डायरेक्टर को रख दिया गया, ठीक है, और उनको बोल दिया गया कि आपके सेल के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। आपको जो सैलरी मिल रहा है, आपको सेल के ऊपर आपका कमीशन मिलेगा और सारे सेल के ऊपर मिलेगा, चाहे आप डिपार्टमेंट को करो चाहे वो आप कस्टमर को करो। इससे क्या होता है, इनको मोटिवेशन मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी जो काम है वो अच्छे से, मतलब काम जो है वो अच्छा आउटपुट उनको मिलता है। क्योंकि देखो कस्टमर को भी बेच रहे हैं, इसको भी बेच रहे हैं, इनसे क्या होगा, इनका मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर बोला जाएगा कि एक एक्स को बोला जाता है आप वाई को ही सारी चीज बेच दो और प्रॉफिट मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको बोला जाएगा आपको सिर्फ सैलरी देंगे, कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग आपसे सेल जो है उतना सेल का एफर्ट तो आपके ऊपर है नहीं, आपको तो प्रॉफिट कमाना है नहीं सेल करके, तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सिर्फ सैलरी मिलेगा। लेकिन इनको अगर ऐसा बोला जाए कि आप जितना ज्यादा सेल करवा दोगे आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब कौन से सेल के ऊपर मिलेगा, इंटर डिपार्टमेंटल सेल पे भी मिलेगा और आउटसाइडर के लिए भी मिलेगा। तो इनसे इनके काम में मोटिवेशन आता है। तो इसीलिए इस तरीके का स्टेप्स जो है ऑर्गेनाइजेशन लेती है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में भी ये प्रॉफिट एड ऑन करने का बात कर रही है। लेकिन इससे इनका ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो चीज हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। लेकिन हाँ एक चीज तो होता है ना कि मोटिवेशन ज्यादा होगा तो काम ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक जो है इनको भी सेल करना चाहेगा तो ये अपने हिसाब से वैसे काम करेगा। इनको लगेगा कि मुझे वाई को बेचने से भी, सेल करने से भी मुझे कमीशन मिलेगा, तो वो चाहेंगे ना वाई को सेल करे। तो इनको अगर मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्ट खरीद के लेके आएंगे, तभी ना वो वाई को सेल कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक्स डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा, उनको अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो कस्टमर वाई दोनों को सेल कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलर जो मतलब सिचुएशन है वो वाई के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो हम बता रहे थे ये प्रॉफिट वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट है, सपोज एक्स वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, अब एक्स डिपार्टमेंट जो है वो परचेस करता है 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है, और सेल करता है 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 करके वाई को, ठीक है। अभी मान लेते हैं सिर्फ वाई को ही सेल कर रहा है।
मार्केट में भी कर सकता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वाई को ही सेल करा। ये परचेस कहाँ से किया है? मार्केट से किया, ठीक है। अब वाई को इतने में सेल किया, तो वाई ने क्या परचेस किया? वाई ने परचेस किया 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 करके, कितना हो गया? 120, ठीक है। तो वाई का परचेस प्राइस, एक्स का परचेस प्राइस कितना है? एक्स का परचेस प्राइस है 100 रुपीज और सेल प्राइस है 120। वाई का परचेस प्राइस है 120 और वाई जो है ये सेल कर देता है किसको? ये ठीक है, वाई वाई जो है मान लेते हैं ये मार्केट में सेल कर देता है। चलो जेड हटा देते हैं, इतना सारा करने का जरूरत नहीं। चलो वाई जो है ये मार्केट में फिर सेल कर देता है कस्टमर को, ठीक है। दो ही डिपार्टमेंट है मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। अब कितने में सेल करता है? कस्टमर को सेल करता है सेल प्राइस एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट, ठीक है। अब देखो वाई ने सपोज सेल किया, कस्टमर को सेल किया कितना यूनिट? सपोज कस्टमर को सेल किया 8 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, जो मैंने बताया सेल प्राइस इन्होंने अपना रखा है, तो 15 इंटू 8 ये हो गया 120, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह गया? क्लोजिंग स्टॉक में अगर वाई के पास 10 यूनिट स्टॉक था जिसमें से 8 यूनिट सेल कर दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह जाएगा? 2 यूनिट। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? वाई के नजर से अगर हम लोग देखें, 2 यूनिट जो उन्होंने 12 रुपए करके खरीदा था, 15 रुपए करके कस्टमर को बेच दिया, तो इनके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 24 रुपीज, ठीक है। 24 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है वो देखो। ऑर्गेनाइजेशन ने 10 यूनिट खरीदा 10 रुपए करके, 100 रुपए का, ठीक है, और बेच दिया कितना? बेच दिया है यहाँ पर 8 यूनिट 15 120 करके, ठीक है। 8 यूनिट 120 मतलब 10 रुपए का चीज 5 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 10 रुपए का चीज 5 रुपए में बेच दिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट देखे 5 पर यूनिट है और 8 यूनिट बेच दिया तो 40 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। 40 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर एक्स से पूछो तो कितने का प्रॉफिट है? एक्स बोलेगा 2 रुपए का प्रॉफिट है पर यूनिट, ठीक है। और वाई बोलेगा पर यूनिट कितना करके प्रॉफिट है? 3 पर यूनिट करके प्रॉफिट है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट है। अब इसका अगर हम लोग इंडिविजुअली दोनों का अकाउंट बनाते हैं एज वेल एज एक कंबाइन अकाउंट बनाते हैं, तो ये कैसे दिखेगा देखो। अगर हम लोग एक्स का इंडिविजुअली अकाउंट बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं एक्स टू परचेज 100 रुपीज बाई सेल्स 120 रुपीज, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज। ये एक्स का सिचुएशन है। एक्स ने 10 यूनिट 10 रुपीज से खरीदा और 10 यूनिट 12 रुपीज यानी 120 में सेल कर दिया। वाई को किया है, ठीक है, वाई को सेल किया है, कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज। अब वाई क्या बोलेगा? वाई के हिसाब से अगर देखे तो टू परचेज, वाई ने परचेज किया है 120 यूनिट और बाई सेल्स, सेल्स कर दिया है इन्होंने 120 रुपीज का 8 इंटू 15 करके। इनका क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी 24। तो वाई का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? वाई का ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया 144 माइनस 120 24 रुपीज, ठीक है। 24 रुपीज वाई का ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, अब अगर पूरे डिपार्टमेंट का हम लोग देखें तो वो कैसे होगा? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग देखें तो यहाँ पर टू परचेज, तो ऑर्गेनाइजेशन ने कितने का परचेज किया? ये यही वाला सिर्फ मार्केट से परचेज किया, 100 रुपीज का परचेज किया। ऑर्गेनाइजेशन का सेल कितने रुपए का हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन का सेल हुआ है 8 यूनिट 15 रुपीज करके, यानी 120 रुपीज का सेल हुआ है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेगा? ऑर्गेनाइजेशन को क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखना चाहिए और उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? अब देखो एक चीज, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, 10 रुपए में खरीदा गया चीज 15 रुपए में बिका। हम ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, एक्स या वाई का नहीं कर रहे। 10 रुपए में खरीदा गया चीज 15 रुपए में बिका, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 5 पर यूनिट, 8 यूनिट बिका यानी 40 रुपीज, तो ये हो गया 140, ठीक है। और इधर टैली होने के लिए हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? 20 रुपीज, यानी क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपीज होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो 24 दिख रहा है, बट ये तो वाई का है ना, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? 2 यूनिट, यूनिट के हिसाब से तो 2 ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 यूनिट पड़ा हुआ है। अब इसका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट कितना लगाना पड़ेगा, 10 करके खरीदा गया था, तो यहाँ पर 10, ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा हम लोग का 140। यानी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट 40 रुपीज आ रहा है। लेकिन अगर तुम लोग ये दोनों को टोटल करोगे 20 और 24 का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो दो ही डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, तो 20 प्लस यहाँ पर 24, ये 44 दिखेगा, जबकि हमारा आंसर 40 आ रहा है। तो यहाँ 4 क्यों एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ 4 इसीलिए एक्स्ट्रा दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देखो होना चाहिए 20, हो रखा है 24 पे। क्यों हो रखा है 24 पे, क्योंकि वाई ने जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया उसने अपना सही दिखाया, उसके पास जो स्टॉक था उसने वही क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 2 यूनिट, और उसको कितने करके दिखाया, 12 रुपए करके, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली तो 10 रुपीज में दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि वो तो उन्होंने मार्केट से 10 रुपीज से खरीदा था थ्रू एक्स डिपार्टमेंट, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो क्या होना चाहिए, कॉस्ट और वैल्यू विच एवर इज लोअर। और वैसे भी हमें पता है कि ये 2 रुपीज तो इसने इसको लोडिंग लगा के बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वाई के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का दिखाएंगे तो यहाँ पर हमें 20 रुपीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों को तो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं करने बोलेगा, एक्स और वाई डिपार्टमेंट का करने बोलेगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग का आंसर, ये डिपार्टमेंट अकाउंट जब हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट अकाउंट ऐसे देखने में होगा, यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ वाई, यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ वाई, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो हमारा सही आना चाहिए। वो हम लोग ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व को हटाना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व यानी लोडिंग को हटाना पड़ेगा। तो लोडिंग किस में इंक्लूडेड है, देखो जो स्टॉक सेल हो गया उसमें तो लोडिंग इंक्लूडेड नहीं है, 12 में खरीदा 15 में बेच दिया। जो स्टॉक बच गया ये 2 यूनिट, इस पे लोडिंग इंक्लूडेड है, कितना है 2 रुपीज करके, क्योंकि 10 रुपए का स्टॉक था तो लोडिंग कितना इंक्लूडेड है 2 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पर तो इन्होंने 2 रुपीज पर यूनिट लोडिंग लगा के ही वाई को दिया था ना, तो वो लोडिंग को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसको यहाँ पर बोला जाता है स्टॉक रिजर्व, ठीक है। इसको यहाँ पर बोला जाता है स्टॉक रिजर्व। तो ये स्टॉक रिजर्व हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें सही प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है, तब जाके हमें सही प्रॉफिट। जैसे कंसाइनमेंट में हम लोगों ने कभी किया था ना, स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करते थे, वैसे ही यहाँ पर स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट लगाएं और दोनों को ऐड करके बताए तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्या दिखा रहे हैं, स्टॉक का वैल्यू गलत दिखा रहे हैं। हम लोग को स्टॉक का वैल्यू हमारे कॉस्ट में दिखाना चाहिए। अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इनवॉइस प्राइस में हो रहा है, उसमें हम लोगों ने लोडिंग लगाया तो उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। लोडिंग लगाने का तो रीजन ये होता है मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है, मैनेजर वगैरह को, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को तो पता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एडिट किया गया है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल्स तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करके कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एट ए प्राइस ऑफ 50% अबव कॉस्ट। इस लाइन का मतलब हो गया कि दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट पी और दूसरा है डिपार्टमेंट क्यू। ये देखो, ये क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि कैसे करके होगा। छोटा सा ही है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट हमें समझ में आएगा। ये देखो, ये है डिपार्टमेंट पी, ये है डिपार्टमेंट क्यू। Goods transferred from department P to department Q at a price of 50% above cost. P से Q में जो ट्रांसफर होता है वो कॉस्ट प्लस 50% में ट्रांसफर होता है। मतलब इनके पास अगर कोई 100 रुपए का चीज है वो ट्रांसफर होता है इनके पास 150 में। अच्छा, इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Q डिपार्टमेंट इज 27,000। अब Q डिपार्टमेंट का एक क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 27,000 का। अच्छा, अब हमें पूछ रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। अब क्यों ऐसा पूछ रहा है स्टॉक रिजर्व, बताओ। इनके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्यू जो है पी से स्टॉक ट्रांसफर लेता है, पी लोडिंग लगा के भेजते हैं। हमें बोला है इसमें कितना लोडिंग है वो निकाल के दिखाओ। लोडिंग भी बोल सकता है, स्टॉक रिजर्व भी बोल सकता है, ठीक है। हम लोग को बोल रहे हैं इसमें कितना लोडिंग है वो निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकाल के दिखाएंगे, 150 के स्टॉक में 50 लोडिंग है। ये देखो 150 के स्टॉक में 50 लोडिंग है, तो 1 रुपीज के स्टॉक में कितना लोडिंग होगा, कम अमाउंट का, ठीक है। तो 27,000 रुपीज के स्टॉक में कितना लोडिंग होगा, तो यहां पर हो जाएगा
50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 27,000 9,000, ठीक है। 9,000 लोडिंग हो जाएगा। 150 के स्टॉक में ये क्या लिखा मैंने, ये लोडिंग लिखा, क्योंकि हमें लोडिंग निकालने के लिए बोला है। जो कैलकुलेट करना होता है वो हमें हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है। अच्छा, ये 150 मैंने क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया? अगर ये दिमाग में आ रहा है तो एक चीज सोचो, मुझे कंपेयर करना है 27,000 से। 27,000 कौन सा स्टॉक है? क्यू के पास बचा हुआ स्टॉक। तो क्यू के पास जो भी स्टॉक है वो तो लोडिंग वाला ही स्टॉक होगा, क्योंकि वो पी से लिया है, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है, ये जो 150 है, ये क्या है? ये है कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। और ये क्या है? जो बचा हुआ स्टॉक है, ये भी कॉस्ट प्लस लोडिंग है, क्योंकि क्यू ने तो पी से ही ट्रांसफर लिया था और पी हमेशा इसको लोडिंग लगा के भेजता है। तो अगर 150 में लोडिंग 50 है तो 1 में कितना होगा? कम कम, यानी डिवाइड 50 बाई 150। तो 27,000 में लोडिंग कितना होगा? 9,000। तो स्टॉक रिजर्व का जो वैल्यू है वो 9,000 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। तो ये मेन बात है, हमें स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। 9,000 रुपीज का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट हो गया। अब ये चीज हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया था, 3 लास्ट क्लास में कर लिया था। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग करें जिससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लोडिंग वाला। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 5, ये वाला कर सकते हैं, इससे हमें लोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 5, देखो इसमें क्या बोला है। डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस। पी एस को गुड्स सेल करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट बने इस बेसिस पे सेल करता है। एंड टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, और क्यू को भी बेचता है 15% ऑन कॉस्ट पे। एस डिपार्टमेंट सेल करता है पी और क्यू को 20% प्रॉफिट लगा के एंड 30% प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस पे। डिपार्टमेंट क्यू सेल करता है पी और एस को 10% और 20% प्रॉफिट लगा के कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर बोला है। तो देखो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट एस डिपार्टमेंट क्यू। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को हमेशा ऐसे लिख लेना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो क्या बोला है, पी सेल करता है डिपार्टमेंट एस को और डिपार्टमेंट क्यू को। तो पी सेल करता है डिपार्टमेंट एस को, ठीक है, और डिपार्टमेंट क्यू को। अच्छा, अब कैसे सेल करता है? एस को सेल करता है 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट लगा के सेल करते हैं एस को, ठीक है। और क्यू को 15% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट में बेचते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू। एस जो है पी और क्यू को बेचते हैं, एस जो है वो पी और क्यू को बेचते हैं। तो एक काम करते हैं, एस का ऐसे दिखा देते हैं, पी और क्यू, ठीक है। अच्छा, क्या क्या प्रॉफिट का परसेंटेज है देखते हैं। डिपार्टमेंट एस सेल गुड्स टू पी एंड क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पी के केस में है 20%, ठीक है, और एंड 30%। और ये बोला है ऑन सेल्स, क्वेश्चन में देखो बोला है ऑन सेल्स, ठीक है। अब ऑन सेल्स और ऑन कॉस्ट का डिफरेंस होता है, ये मैंने बहुत बार बताया, फिर भी एक बार बताते हैं। जैसे देखो मैंने एक मान लो कुछ प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, और उसको मैंने सेल कर दिया 120 रुपीज में। तो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? प्रॉफिट अर्न हो गया 20 रुपीज, ठीक है। अगर कोई मुझे पूछे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, तो मेरा आंसर अलग होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बोलो खरीदारी पे कितना प्रॉफिट हुआ और जो बेच दिया उस पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो 20 ही है,
ठीक है, प्रॉफिट 20 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कॉस्ट के बेसिस पे क्या है, तो बेस कॉस्ट लेने बोला है तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट लिखो, बेस सेल लेने बोला है तो डिवाइडेड बाय 120 लिखो। अब इंटू 100 करने से पता चल जाएगा कि परसेंटेज में अगर पूछे तो कितना होगा, या फिर रेशियोज में भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये देखो ये 20% हो रहा है, यहाँ पर 20, ये 20% होगा, ये वाला देख लेते हैं, 120 इंटू 100 मतलब 16.66 ऐसे आ रहा है, 17% बोल सकते हैं, 17%, और यहाँ पर अगर देखें 20%, मतलब इससे ये पता चला कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा था उस खरीदारी पे 20% कमाया, यानी 100 पे 20% करके देखो 20 रुपीज आएगा, लेकिन जो बेचा 120 में बेचा उस पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने, उस पे 17% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दोनों का मतलब एक नहीं होता है, ये मैंने तुम लोग को पहले भी बताया। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, मैंने तुम लोग को बहुत बार बोला है, अकाउंट्स में भी बोलते रहते हैं और कॉस्ट में भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ के देखते क्या बोला है, डिपार्टमेंट क्यू सेल गुड्स टू पी एंड एस। अच्छा, क्यू जो है पी एस दोनों को बेचता है, चलो क्यू जो है वो पी और एस दोनों को बेचता है, पी एस, ठीक है, दोनों को सेल करता है। और कैसे, पी को 20% और 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, पी को 20% ऑन कॉस्ट और इसको 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ था मैंने पहले उसको यहाँ पर अरेंज कर लिया, बार बार पढ़ना पड़ेगा नहीं तो। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर है। ठीक है, सीधा बात है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर है, तो ये एक मैनेजर है पी का, एक काम करते हैं, ठीक है चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, पी का ये मैनेजर है, एस का एक मैनेजर है, क्यू का एक मैनेजर है, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर है। इनको क्या मिलता है, 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, सारे मैनेजर्स को क्या मिलता है, कमीशन, लेकिन कैसे मिलेगा, ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे मिलेगा, जो प्रॉफिट ये लोग अर्न करके देंगे उस पर 10% कमीशन मिलेगा। बट यहाँ पर बोल रहा है सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है मतलब ये वाला देखो, ये क्या है, 9000 स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोडिंग एडेड है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब समझो कि अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, मेरे इस एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर Y ने 8 यूनिट्स बेच दिया था, जो 2 यूनिट्स वो बेच नहीं पाया उसका कॉस्ट वो 12 रुपए लगा रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट तो 10 रुपए है, 2 रुपीज लोडिंग एक्स ने लगाया था पर यूनिट पे, वो यहाँ पर ऐड होके बैठा हुआ है, और ये 2 रुपीज एक्स ने क्या लगाया था, अपना प्रॉफिट लगाया था, जो कि एक अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि रियलाइज तब होता अगर वो कस्टमर को बिक जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर 10 का 10 यूनिट ही बिक जाता तो अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ नहीं होता। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसीलिए निकाल पा रहे बिकॉज हमें पता है कि इसमें कितना प्रॉफिट एडेड है, तभी हम लोग निकाल पा रहे हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन लगा है, जो मैनेजर है इन पे एक कंडीशन लगा हुआ है कि इनको कमीशन कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए बोला है कि जो भी हर एक डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट होगा, हर एक डिपार्टमेंट का एक ना एक नेट प्रॉफिट होगा, उससे क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करने से जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे 10% कमीशन मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा यहां पर मिलेगा कमीशन, इस प्रॉफिट पे 10% करके कमीशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टिंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज बिलो। हम लोग को डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दे रखा है, क्या बोला है, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, इसमें से मैनेजर का कमीशन हटा दिया है, बट बिफोर एडजस्टिंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये गलत जो है
ट्रांजैक्शन हो चुका है। गलत ट्रांजैक्शन क्यों? क्योंकि पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया था कि नेट प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होने के बाद जो बचेगा इस पे कमीशन दिया जाएगा। बट इन्होंने गलती क्या किया है? इन्होंने गलती ये कर दिया है कि नेट प्रॉफिट जो आया उस पे ही इन्होंने क्या कर दिया, मैनेजर को कमीशन दे दिया एट द रेट ऑफ 10% करके। ऐसा ही बोला है, देखो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन जो भी है वो माइनस करने के बाद जो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हम फिर से बताते हैं क्वेश्चन में क्या गलत किया है, मतलब जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्या प्रॉब्लम किया है। इनको बोला गया था कि मैनेजर रख दिए हैं 3 डिपार्टमेंट में, तीनों मैनेजर को कमीशन देना है। कैसे देना है? डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट देखो, वहां पर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट क्यू और एस से ट्रांसफर लेता है, तो उसे एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उस पर 10% कमीशन दे दो। इन्होंने क्या किया, जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से मैनेजर कमीशन हटा दिया, फिर डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया। ये देखो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज बिलो। मतलब यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, ये गलती किया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स बता दिया है कितना कितना है, 90,000 प्रॉफिट इस डिपार्टमेंट का पी का। क्यू का कितना प्रॉफिट है? 60,000, एस का 60,000 और 45,000, ठीक है। अच्छा, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एज बिलो। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बता दिया है, ठीक है। ये देखो कैसे रीड करना है, पी एस क्यू 3 डिपार्टमेंट है, पी के पास क्या क्लोजिंग स्टॉक है? देखो पी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये दोनों है, ठीक है। मतलब पी ने एस से और क्यू से ट्रांसफर लिया है, ठीक है। पी मार्केट से खरीदता है ऐसा कुछ नहीं बोला है, पी हमेशा स्टॉक कलेक्ट करता है एस और क्यू से। तो एस और क्यू से जो स्टॉक कलेक्ट किया और सेल किया उसके बाद इतना इतना स्टॉक बच गया। एस के लिए अगर देखें तो वो कहां से ट्रांसफर लेते होंगे? पी और क्यू से, ठीक है। तो पी से जो भी स्टॉक ट्रांसफर लिया उसमें ये बच गया, एस से जो भी क्यू से जो भी लिया उसमें ये बच गया। क्यू के केस में क्यू किससे ट्रांसफर लेता होगा? पी और एस से, इसलिए पी और एस के कॉलम में लिखा हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये सभी क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूडेड है? अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे को प्रॉफिट लगा के प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। क्या करने के लिए बोला है? फाइंड आउट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। हम लोग को क्या करना है? डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल के देना है मैनेजर कमीशन को चार्ज करने के बाद। मतलब जो गलत तरीके से डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकला हुआ है उसे हमें सही तरीके से कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब हम लोग को करना क्या है वो देख लो, यहाँ पर लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। 3 डिपार्टमेंट है, पी एस और क्यू। करेक्ट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट करने के लिए देखो हम लोग को रॉन्ग प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे होगा? जो भी प्रॉफिट है उससे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, फिर मैनेजर का कमीशन माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वही डिपार्टमेंट का एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ऐसे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग के पास प्रॉफिट तो है बट गलत प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखते हैं, वहां से हम लोग सही करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। दे रखा है देखो 90 60 45, 90 60
45। ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वो प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर का कमीशन माइनस किया गया है बट अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग कैसे इसमें नेट, देखो मैनेजर कमीशन माइनस किया गया है, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें मैनेजर कमीशन को ऐड बैक कर लेते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? देखो अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करते हैं मैनेजर्स कमीशन। इसको ऐड क्यों किया? देखो अगर हम लोग यहाँ पर मैनेजर कमीशन जो गलत हुआ है इसको अगर ऐड कर देते हैं, सोचो हम लोग के पास तो अभी क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, ठीक है, ये हम लोग के पास गिवन है, ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नेट प्रॉफिट से जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया, ठीक है, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन लेस करके हमें दिया हुआ। इसमें अगर हम लोग मैनेजर कमीशन को ऐड करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता चल जाएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद हम लोग ये एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हमें दे दिया है कि एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट हुआ था उससे मैनेजर कमीशन लेस करके हमें डेटा दे दिया, बट हमें वो नहीं करना है। करेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है? पहले उससे अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन चार्ज करना है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये नेट प्रॉफिट जो एक्चुअली निकल के आया था वो हमें पता चल जाएगा। तो ऐड कर रहे हैं मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर का कमीशन कितना है? 10% है। ठीक है, 10% किस पे चार्ज हुआ है? ये देखो यहाँ पर 10% यहाँ पर चार्ज हुआ है, तो ये जो बच रहा है ये 90% बच रहा होगा, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट सपोज कि 100% है, ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन 10% ऑन क्या है? नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन ही तो बता रहा है, देखो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे 10% चार्ज करने के बाद है, मतलब ये 90% का वैल्यू है, ये 10% का, और नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 100% का, इसका मतलब ये 90% का वैल्यू है ना। तो इससे ये 90% है, तो 10% का कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? ये देखो 90,000 अगर 90% का वैल्यू है, 90,000 अगर 90% का वैल्यू है, या फिर ऐसे लिखना चाहिए 90% इक्विवेलेंट टू अगर 90,000 है, तो 10% इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू 10%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से ये 9 हो गया, यानी 10,000। ठीक है, सिमिलरली 60,000 अगर 90% के इक्विवेलेंट है, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, तो ये कुछ इतना आ रहा है 667, और 45,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, तो 5,000। ठीक है, ऐड करते हैं, ये कितना हो गया? 1 लाख। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 66,667। ये कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ये ऐड करने पे हम लोग को मिल गया कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट हर एक डिपार्टमेंट में कितना हुआ था, तो ये हो गया एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअली नेट प्रॉफिट ये था, इस पे सीधा इन्होंने 10% लगा दिया और ये आंसर हमें बता दिया, जबकि ये गलत ट्रीटमेंट है, क्योंकि इनका डिमांड ये है कि ये जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है इससे अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करो, फिर इससे कमीशन लेस करो। ठीक है, ऐसा बोला है, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेक्टिफाई करने के लिए बोला है। तो हम लोगों ने क्या प्रोसेस फॉलो किया? हम लोगों ने एकदम एक्चुअली जो प्रॉफिट निकल के आया था वहां पर जाने का कोशिश किया। वो कैसे किया? हम लोगों को मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट दिया था उसमें हम लोगों ने मैनेजर कमीशन को ऐड बैक कर दिया, तो हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्टेप वाइज हम लोग फॉलो करेंगे, हमें जो करने के लिए बोला गया था। सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करना चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, ये लेस करना पड़ेगा, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट लेस होने के बाद जो वैल्यूज हमें मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस पे हमें चार्ज करना पड़ेगा मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये चार्ज करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा इसे हम लोग बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट।
डिपार्टमेंट वाइज करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रोसेस हमें फॉलो करने के लिए बोला गया था। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, पहले नेट प्रॉफिट जो मिलेगा डिपार्टमेंट वाइज उससे अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करो, फिर कमीशन लेस करो, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब ये देखो, नेट प्रॉफिट उससे अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करो, फिर मैनेजर का कमीशन लेस करो, जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट। ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया था। बट इन्होंने क्या गलत किया है, इनके अकाउंटेंट ने, इन्होंने नेट प्रॉफिट से डायरेक्ट मैनेजर कमीशन लेस कर दिया, बीच में अनरियलाइज प्रॉफिट का पोर्शन किया ही नहीं। तो हमें करेक्ट करने के लिए बोला है, तो हम लोगों ने इसको पूरा जो है एक एक करके लिख लिया कि कैसे करके हमें करना है। अब हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट कहां पर इंक्लूडेड होता है, जो स्टॉक नहीं बिका लेकिन लोडिंग वाला स्टॉक है। लोडिंग वाला स्टॉक जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लिया था और सेल नहीं कर पाया, यानी बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा हमें अनरियलाइज प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो उसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं पी एस क्यू। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां पर लिखते हैं, देखो डिपार्टमेंट ये पी जो है वो किससे किससे ट्रांसफर लेता है, क्योंकि सभी से लेता है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं एस और क्यू से ट्रांसफर लेता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट एस जो है वो किससे ट्रांसफर लेगा, पी और क्यू से, ये लिख लिया। और डिपार्टमेंट क्यू जो है वो किससे ट्रांसफर लेगा, पी और एस से, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिपार्टमेंट पी के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कैसे पता चलेगा। अब देखो डिपार्टमेंट पी के पास यहाँ पर देखो पी जो है वो किसे ट्रांसफर करता है। यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से पहले पढ़ेंगे फिर इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। मैंने पहले इधर भी पी क्यू एस लिखा है, इधर भी लिखा है, पहले ऐसे देखते हैं। तो डिपार्टमेंट पी जो है वो जो एस को ट्रांसफर करता है वो कैसे करता है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है। देखो डिपार्टमेंट पी जब एस को ट्रांसफर करता है 25% ऑन कॉस्ट और 15% ऑन कॉस्ट जब क्यू को करता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 15% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन में ही हमें बताया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एस के पास यहाँ पर पी जब ट्रांसफर कर रहा है तो पी का ट्रांसफर हुआ स्टॉक एस के पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है, क्यू के पास रह सकता है। एस के पास कितना पड़ा हुआ है, 18,000, ठीक है। पी से ट्रांसफर लिया गया स्टॉक में से एस के पास 18,000 स्टॉक बचा हुआ है, क्यू के पास बचा हुआ है 14,000, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब एस के लिए ये प्राइस कौन सा है, सेल प्राइस की कॉस्ट प्राइस, मुझे इतना बताओ कि एस के पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये एस के लिए उसका परचेस प्राइस है कि सेल प्राइस है, ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा प्राइस बताएगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है इस पे प्रॉफिट तो लगा हुआ है ना, इस क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूडेड है, लोडिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट बोला है। पी जब भी इसको कुछ ट्रांसफर करता है तो वो कॉस्ट पे 25% लगा के करता है, ठीक है। तो क्या हम लोग इस पे 25% लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, बात समझो। क्या हम लोग इस पे 25% लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 25% ऑन कॉस्ट है। ये 18,000 जो है वो एस के लिए कौन सा प्राइस है, वो एस के लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। लेकिन अगर पी के नजर से देखो तो ये 18,000 उसके लिए कौन सा प्राइस है, मुझे ये बताओ। पी ने, हाँ बोलो बोलो बोलो। सेलिंग प्राइस है। सेल प्राइस है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, इसमें कितना प्रॉफिट या लोडिंग जो भी बोलो इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट कौन इंक्लूड करके भेजा होगा, पी या एस। एस के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये कंफर्म है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। कौन इंक्लूड करके भेजा है, पी इंक्लूड करके भेजा है। कितना प्रॉफिट लगा के भेजा है, 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन ये तो कॉस्ट प्राइस है ही नहीं पी के तरफ से अगर देखें, क्योंकि प्रॉफिट तो पी ने डिसाइड किया है। तो पी बोल रहा है मैंने कॉस्ट पे 25% लगाया, इस पे लगाने से कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो पी का सेलिंग प्राइस है, ये तो पी का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल, कैसे निकाला मैंने, ये देखो कॉस्ट प्रॉफिट सेल, ठीक है। कॉस्ट जो है 100, तो
प्रॉफिट 25, तो सेल कितना हो जाएगा 125। तो अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल तो हम कैसे निकालेंगे, 25 अभी अभी सिखाया, प्रॉफिट बाय सेल ऐसे करके, तो 25 बाई 125 मतलब 1/5, ठीक है। और सिंपल तरीका है, 25% का मतलब होता है 25 बाई 100 यानी 1/4। 1/4 ऑन अगर कॉस्ट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सेल पे कितना होगा, प्रॉफिट तो फिक्स्ड है। अगर कोई 4 रुपए का चीज हम लोग 1 रुपए प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 4 रुपए में खरीद के 1 रुपए प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपया होगा, तो 1/5 ऑन सेल होगा, ठीक है। देखो हम फिर से बता रहे हैं, हम लोगों को इसको ट्रांसफर करना पड़ा, क्यों, क्योंकि पी का अगर हम लोग को इसके पास पड़े हुए क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ढूंढना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भेजने वाला कितना प्रॉफिट लगा के भेजा था, तो उसी हिसाब से 18,000 में प्रोपोर्शन करके निकाल लेंगे। तो जिसने भेजा था, पी ने जो सेंड किया था, उसने 25% ऑन कॉस्ट लगाया था। ये तो कॉस्ट प्राइस है नहीं कि हम इस पे 25% लगा देंगे, ये पी का सेल प्राइस है। तो ये देखना पड़ेगा कि पी ने प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे 25% लगाया, बट सेल प्राइस पे कितना लगाया, तभी जाके हम लोग निकाल पाएंगे। तो सेल प्राइस पे निकाल लिया 1/5 ऑन सेल, ठीक है। अब इस पे 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। अच्छा, सेम चीज क्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। क्यू ने 15% ऑन पी, क्यू को 15% कॉस्ट पे प्रॉफिट लगा के बेचा है, दैट इज 15 बाई 115 ऑन सेल्स हो जाएगा। समझो क्यों, क्योंकि 15% ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कॉस्ट सेल, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हो गया 15, कॉस्ट कितना 100, ठीक है, सेल 115, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट कितना है 15, सेल कितना है 115, ठीक है, सिंपल तरीका। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये जो है, ये वैल्यू जो है, प्रॉफिट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट कौन कमाता है, जो बेचता है। और एस, क्यू और पी में अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पी इज द सेलर, तो पी ने एस को सेल किया है, तो जो सेल किया है उसमें से 18,000 का स्टॉक बच गया, अब इसमें कितना प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 15 में 115 देखते हैं कितना आता है। ये कुछ पॉइंट में आ रहा है शायद, 1826 इतना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट एस के लिए करते हैं। अब एस देखो किसको ट्रांसफर करता है, पी और क्यू को, और कितना कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में, एस देखो पी और क्यू को करता है 20% ऑन सेल पी और 30% ऑन सेल क्यू। अच्छा 20% ऑन सेल्स और 30% ऑन सेल्स। अब इसमें देखो हमें ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होगा बेस को, क्यों, क्योंकि हमें सेल प्राइस में ही बता दिया, एएसपी को जो भी बेचता है वो सेल प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाता है, और क्यू को जो भी बेचता है सेल प्राइस पे 30% प्रॉफिट कमाता है। अब देखते हैं एस ने जो भी स्टॉक पी और क्यू को बेचा था, उसमें से इनके पास कितना स्टॉक बच गया, ठीक है। एस ने पी और क्यू को जो भी स्टॉक बेचा था, उसमें से कितना इनका स्टॉक बच गया, ऐसे देखेंगे। एस ने जो बेचा था, ये देखो पी के पास 48 और क्यू के पास 30, ठीक है, 48 और 38 यहाँ पर लिखते हैं, 48 और 38, ठीक है। ये स्टॉक पड़ा हुआ है पी के पास, एस का दिया हुआ, तो एस ने बेचा है, एस को पता है कितना प्रॉफिट लगा है, तो इसमें कितना प्रॉफिट है कैसे निकालेंगे, एस ने बोला मैंने जब भी पी को भेजा 20% प्रॉफिट ऑन सेल किया, ये एस का सेल प्राइस है, तो इस पे डायरेक्टली लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20% मतलब 1/5, तो 9,600 होगा, ठीक है। और इस पे 30% यानी 11,400, ठीक है। अच्छा, अब डिपार्टमेंट क्यू का देखते हैं। इनका क्या है, इन्होंने पी और एस को कैसे ट्रांसफर कर रखा है, इन्होंने पी को ट्रांसफर कर रखा है यहाँ पर 30% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट, और जैसे ही कॉस्ट बताएगा हमें सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेल वैल्यू है, तो सेल पे प्रॉफिट ढूंढना चाहिए, तो दैट इज 30/130, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10/110, ठीक है, 10/110। अच्छा, अब क्यू डिपार्टमेंट ने जो स्टॉक भेजा उसमें से पी के पास कितना है 12,000 और एस के पास 8,000, तो 12,000
इंटू 30/130 और 8000 इंटू 10/110। देखते हैं कितना आ रहा है। 2769। 727। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। हम लोगों ने ये निकाल लिया कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ और उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। अब हम लोग यहाँ पर एक टोटल का कॉलम करते हैं। तो पी के तरफ से पी ने डिपार्टमेंट एस और क्यू को जो भी ट्रांसफर किया है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल करेंगे। यहाँ पर 3600 प्लस 1826। ठीक है, तो ये हो गया 5426। 11,400 प्लस 9,600 21,000 और 727 2769 प्लस 727 3496। ठीक है, ये टोटल हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला फ्रॉम डिपार्टमेंट पी। डिपार्टमेंट पी ने जिन डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट लगा के स्टॉक भेजा और उन्होंने जो नहीं बेचा यानी जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसमें टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट इतना है। एस ने पी क्यू को जो भी ट्रांसफर किया लोडिंग लगा के तो जो स्टॉक नहीं बेच पाया उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो इतना है और क्यू का अनरियलाइज प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लिख देते हैं जो डिपार्टमेंट के यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा 5426 21,000 और 2727 देख लेते हैं। फाइव फोर टू सिक्स 21,000। अच्छा ये ऐड गलत हो गया है। 2769 प्लस 727 ये 2000 होगा। 12,000 इंटू 20/120 होगा। ये 30% और 10% नहीं है। अच्छा ये 20% था। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैंने शायद डेटा गलत लिख लिया है। ओ ये 20 था, मैंने 30 देख लिया, इसी वजह से गलत हो गया। इसको 20% करो, ये 20 है, ये भी 20 होगा, 120 होगा, तो इसको ठीक कर लो। ये 20% दिया हुआ था क्वेश्चन। 20 बाई 120 2000 2727। ठीक है, वो मैंने गलत लिखा था तो इसीलिए 2727 आ गया। अब ये लेस कर देते जैसा हमें क्वेश्चन में बोला था। 1 लाख माइनस 5426 94,574। ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 6667 माइनस 21,000 45,667 और 50,000 माइनस 2727 47,273। ठीक है, माइनस करने से अब इस पे 10% कमीशन, इस पे 10% लगाते हैं। 4727 ये हो गया 45,667 इंटू 10%। 4567 और ये 9457 इतना हो जाएगा। अब इसको माइनस करने से करेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। 94,574 माइनस 9457 85,117 45,667 माइनस 4567 41,100। अच्छा 47
273 माइनस 4727, 42,546, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा करेक्ट प्रॉफिट। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, देखो क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। हमें एक तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट हो गया, वो हमें सही करने के लिए बोला है। तो क्या करना था, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है हर एक डिपार्टमेंट का, उससे अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करके और मैनेजर कमीशन लेस करना था। इन्होंने क्या किया, अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया नहीं, डायरेक्ट मैनेजर कमीशन लेस कर दिया। तो हम लोग मैनेजर कमीशन को अगर एड बैक कर देंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, और हम लोग उसके बाद ट्रीटमेंट को यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट होगा, यहाँ पर मैनेजर कमीशन एड बैक कर दिया, तो ये आसान था। अब इसका भी मैंने बता दिया, देखो कैसे होगा, इसका भी ध्यान रखो। यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में एक्चुअली इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन को लेस करके जो है नेट प्रॉफिट बता दिया डिपार्टमेंट का, ठीक है। लेकिन करना क्या था, नेट प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन लेस करने के पहले अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करना था, फिर जो प्रॉफिट बचता उस पे करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इसमें इसको एड बैक कर दिया। ये जो नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है, जस्ट इसको इधर कर देते हैं तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 10% अगर प्रॉफिट कमीशन है तो कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट 90% बचता है, ये टोटल 100% होगा। तो मैंने इसको इक्विवेलेंट कर दिया कि 90% अगर इतना है तो 10% कितना होगा, 90% अगर इतना है तो 10% कितना होगा, 90% इतना है तो 10% कितना होगा, और ऐड करके हम लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट जो है विदाउट एनी एडजस्टमेंट मिल गया। फिर हम लोगों ने अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस कर दिया, फिर मैनेजर का कमीशन लेस कर दिया। अब अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे निकाला, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ही है वो सारे स्टॉक जो प्रॉफिट लगाए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से और नहीं बिके। तो हम लोगों ने देखा कि पी के पास ऐसा कितना कितना स्टॉक है, पी के पास 48 और 12,000 का स्टॉक है, ठीक है। एस के पास 18 और 8,000, ठीक है, और क्यू के पास इतना। अब पी के पास जो स्टॉक है वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कौन कैलकुलेट करके बताएगा, एस और क्यू। नॉर्मल सा बात है, क्योंकि पी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसने एस और क्यू से ही लिया होगा, तो एस और क्यू को ही पता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा था। तो एस ने बोला हम पी को इतना प्रॉफिट लगा के बेचे हैं, और क्यू ने बोला हम पी को इतना प्रॉफिट लगा के बेचे हैं। अब पी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो एस का सेलिंग प्राइस है और क्यू का सेलिंग प्राइस है। तो सेल अगर हमें परसेंटेज सेल पे नहीं दिया हुआ है तो हमें सेल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो दिया हुआ था डायरेक्ट निकल गया, जो नहीं था हम लोगों ने ट्रांसफर किया। सिमिलर चीज एस और क्यू के लिए हुआ। अब हमें क्या देखना है कि पी के पास टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, एस के पास कितना है और क्यू के पास कितना है, मतलब पी के वजह से कितना अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ, क्यू के वजह से और एस के वजह से। तो टोटल ऐसा नहीं होगा, टोटल ऐसा क्यों हुआ, ये भी तो तुम लोग के दिमाग में आ सकता है कि टोटल ऐसा नहीं करके मैंने टोटल ऐसा ही क्यों किया। उसका रीजन सुनो, मुझे ये निकालना है कि पी डिपार्टमेंट ने जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया किसको कर सकता है, एस और क्यू को। तो उनके पास जो स्टॉक पड़े हुए हैं तो उनमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वही पी के तरफ से क्रिएटेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो पी कैसे क्रिएट कर सकता है, एस और क्यू को ट्रांसफर किया तो उसी वजह से। तो मुझे अगर निकालना है कि पी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एस और क्यू के पास पी का ट्रांसफर किया गया कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। तो फिर मुझे ऐसा ऐड करना पड़ेगा। अगर गलती से ऐसा ऐड कर देते हो, सोचो अगर तुम लोग ऐसे ऐड कर देते हो, जैसे कि ये हो गया 11,600, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका ये क्या है, ये है हम लोगों के पास एस डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। एस डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट जो पी के पास पड़ा हुआ, और ये है क्यू डिपार्टमेंट का। तो ये एस का अनरियलाइज प्रॉफिट है टुवर्ड्स पी और ये क्यू का अनरियलाइज प्रॉफिट है टुवर्ड्स पी। तो फिर दोनों का ऐड करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। मुझे क्या चाहिए, पी का अनरियलाइज प्रॉफिट, क्यू का और एस का, ये चाहिए मुझे। एस और क्यू का दोनों मिला के थोड़ी ना चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ पर लेस कर सकते हैं। अब ये मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन किया है, तुम लोग इसके अलावा किसी और तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन ये मुझे लगता है बेटर है, ऐसे कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा और एक क्वेश्चन है, शायद तुम लोग इसको, मुझे याद तो नहीं आ रहा ऐसा है कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी आज थोड़ा सा हम लोगों ने टफ चीजें किया है, टफ नहीं मतलब समझने वाला चीज किया, तो हम कुछ और नहीं बोल रहे हैं, होमवर्क भी नहीं बोल रहे। तो तुम लोग इसको ही अच्छे तरीके से देखो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कर पाए, ठीक है। तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।